नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। अभिव्यक्ति माध्यम के जो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ा था कि समाचार लेखन क्या होता है, उसके 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं और पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं, विशेष रिपोर्ट क्या होती है, विशेष रिपोर्ट का लेखन कैसे किया जाता है, फीचर लेखन क्या होता है, फीचर को आलेख भी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस विषय पर आलेख लिखिए। मैक्सिमम 200 से 250 शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मक लेखन। तो इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, सृजनात्मक लेखन क्या होता है? क्रिएटिव राइटिंग, जो बच्चे के या व्यक्ति के मन में अपने आप ही किसी चीज़ के लिए रुचि होती है ना, इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में। किसी को पोइम लिखने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किसी को नाटक लिखने में, किसी को कहानी लिखने में, किसी को ड्राइंग बनाने का टैलेंट होता है किसी में। ठीक है, इस तरह से। तो कैसे बनती है कविता? ये भी कविता क्या है? क्रिएटिव राइटिंग का एक पार्ट है। तो आज हम कविता के बारे में पढ़ेंगे कि कविता का निर्माण कैसे किया जाता है। तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कविता की शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है। तो कविता की शुरुआत माँ, दादी, नानी की जबानी से होती है कि वो लोरी सुनाती हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जो रात में अपनी माँ, दादी और नानी से जिद करते हैं कि हमें पहले आप कोई कहानी सुनाओ या लोरी सुनाओ, तभी जाकर वो सोते हैं। उनकी एक हैबिट बन जाती है कि अपनी माँ, दादी, नानी से कहानी या लोरी सुनने की। ठीक है, आप लोग जब छोटे होंगे तब भी आपने भी सुनी होगी, अपनी माँ, दादी, नानी से कहानियाँ या लोरी सुनी होगी। तो स्कूल में बच्चे खेल गीत गाते हैं, जैसे एक है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। ठीक है, तो बच्चे खेल खेल में जब रिसेस होती है तो खेल खेल में इस तरह के कविता है जो छोटी कविता, ठीक है, वो गाते हैं। खेल गीत कह सकते हैं इसको। ठीक है, खेल खेल में जो गीत बन जाए। अब बच्चा तोतली जबान में गीत गाता है। हर बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत नर्सरी गानों से होती है। नर्सरी में बच्चा जब जाता है तो उसकी राइम्स होती हैं, ठीक है, कविताएं, पोइम्स होती हैं। अब हमें यह सोचना पड़ता है कि वह कौन सी चीज़ है कविता के बोल में दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए ज़रूरी है। कि कविता की जो बोल हैं, जो शब्द हैं, वो दुनिया से के ताल से कैसे हम ताल मिला सकते हैं। इन सवालों की ओर ध्यान न दिए जाने पर कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजानी लगने लगती है। कविता के खेत खलियान, जो कवि होते हैं वो किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने उनके मन में, जो कवि लोग होते हैं ना, उनके मन में कल्पना इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर कविता लिख देते हैं। कविता जैसे इसके टॉपिक हो सकते हैं खेत खलियान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, मोची। मोची के ऊपर लिखी थी सुदामा पांडे धूमिल ने। ठीक है, पानी, गांव, नगर, इन सब के ऊपर वो कविताएं लिख सकते हैं। तो अब आता है कि कविता की में खास बात क्या होती है, यानी कविता क्या होती है? वो कोई जो दादी और नानी हमें सुनाया करती थी। ठीक है, और स्कूल में जो बच्चे खेल गीत गाते हैं, खेल खेल में जो गीत गाते हैं, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, या फिर पो संपा भाई पो संपा। ठीक है, इस तरह के वो जो बच्चे खेलते समय गीत गाते हैं। ठीक है, तो कविता और हर बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत नर्सरी के गानों, नर्सरी से ही राइम्स की, कविता की, पोइम्स की शुरुआत हो जाती है। तो बच्चा धीरे धीरे इन सब में रम जाता है।
अब कविता में खास बात क्या होती है, या फिर क्वेश्चन आ जाए कविता में क्या क्या विशेषताएं दिखाई देती है। तो कविता की खास विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कविता हमारी संवेदना के निकट होती है। संवेदना क्या होती है? जो मन की भावनाएं होती हैं, जो मन की इमोशंस होते हैं, ठीक है, उनके निकट होती है। कविता हमारे मन को छू लेती है। कोई कोई कविता ऐसी होती है जो हमारे मन पर सीधा प्रभाव डालती है। वह कभी कभी हमें झकझोर देती है, सोचने समझने के लिए मजबूर कर देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है, ठीक है। मतलब उसमें भावनाएं दिखाई जाती हैं, किसी में दया और प्रेम दिखाया जाता है, या फिर किसी में घृणा दिखाई जाती है। भिक्षुक कविता है, ठीक है, एक तोड़ती पत्थर। तो इस तरह की कविताएं, जिसमें कुछ कविताएं ऐसी लिखी गई हैं जिसमें शोषक वर्ग होता है, जो पूंजीपति वर्ग होता है, उसके प्रति घृणा, और जो शोषक वर्ग होता है, मजदूर वर्ग, ठीक है, जिसका शोषण किया जाता है, उसके प्रति दया भाव दिखाया गया है। और कविता संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपने बना लेने का बोध है। कविता क्या होती है? कविता के माध्यम से कवि क्या है? अपने आप को संपूर्ण सृष्टि से, संपूर्ण पूरे संसार से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब आता है कविता लेखन के बारे में, क्या आपके क्या विचार हैं? तो कविता लेखन के संबंध में दो मत मिलते हैं। एक तो यह है कि कविता रचने की या लिखने की कोई प्रणाली बताई या सिखाई नहीं जाती, ठीक है। लेकिन पश्चिम के लोग क्या मानते हैं कि कविता लिखना सिखाया जा सकता है। पश्चिम के कुछ विद्यालयों में काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे चित्रकला सिखाई जाती है, संगीत कला सिखाई जाती है, तो उन लोगों का, नृत्य कला सिखाई जाती है, तो उन लोगों का मानना है कि कविता लिखना क्यों नहीं सिखाया जा सकता। तो कविता की बारीकियों से गुजरना, उसे दोबारा रचे जाने से, मतलब कविता रचने के लिए हमें बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ों का ज्ञान लेना पड़ता है। वैसे तो कविता क्या है, कोई भी बच्चे को कोई भी किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट है तो वो उसके अपने मन से उत्पन्न होता है, मन से उसमें लगन होती है कि मुझे ये काम करना ही है। जैसे छोटे बच्चों को क्या है, पढ़ने के अलावा ड्राइंग करने का बहुत, ड्राइंग करने में बहुत रुचि होती है, कि उन्हें ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसी प्रकार कविता होती है। कविता के उपकरण कौन कौन से हैं? उपकरण मतलब तत्व कौन कौन से हैं? तो कविता के तत्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कविता के तत्व, ठीक है। अब देखिए कविता के उपकरण। सबसे पहला उपकरण है शब्द। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण या तत्व है शब्द। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है, कि इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डन ने कहा था, प्ले विद द वर्ड्स। उनका मानना क्या था? W.H. ऑर्डन का, वो अंग्रेजी कवि थे, ठीक है। तो उनका मानना था कि आरंभ में शब्दों से, मतलब शुरुआत, जब भी कविता लिखने की शुरुआत करो तो उस व्यक्ति को या उस विद्यार्थी को शब्दों से खेलना आना चाहिए। एक एक शब्द अपने भीतर कई कई अर्थ छिपाए रखता है। जैसे एक शब्द के कई पर्यायवाची समान अर्थ होते हैं ना, समानार्थी शब्द, उसी प्रकार वो कहता है कि एक एक शब्द अपने भीतर कई कई अर्थ को छिपाए रखता है। शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना। जो व्यक्ति शब्दों से जुड़ जाता है तो वो कविता की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। बच्चे शब्दों से खेलते खेलते कविता रच डालते हैं, ठीक है। तो ये दो कविताएं मैंने बताई थी, और भी बहुत सारी कविताएं होंगी, ठीक है, जब बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं उसे। जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो ये बच्चों को पूरी आती है, ठीक है। और यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठाक रख कर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है, ठीक है। अब आता है बिंब। बिंब क्या होता है? ये कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होता है। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां हैं। जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उन्हीं से हम इनको पहचान होती है। अगर
हाथ थोड़ा सा कट हाथ में थोड़ा सा कट लग जाए तो हमें दर्द होता है, या फिर आग के पास हाथ ले जाया जाए तो एकदम हम से हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि हमें जो इंद्रियां हैं वो हमें ज्ञान देती हैं कि अगर आग के पास हाथ रखोगे तो हाथ जल सकता है। ठीक है। अब बाहरी संवेदना होती है, मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है कुछ विशेष शब्दों को सुनकर। अब बिंब होता क्या है? कुछ विशेष शब्दों को सुनकर मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। तो ये स्मृति चित्र, जो ये स्मृति चित्र होते हैं, शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। बिंब होता है मतलब कोई शब्द हमने सुना और उसका चित्र, उसकी पिक्चर हमारी आंखों के सामने आ जाए। ठीक है। जैसे एक कविता थी, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर्रोदन। तो इसमें क्या है, तट पर बगुलों सी मतलब वो उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे हैं उन विधवाओं ने, और जप ध्यान में वो मगन है, लेकिन उनके मन का जो दुख है, अंदर का जो रोदन है, मतलब उनके अंदर का, उनके हृदय का जो दुख है वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो बल्कि धीमी गति से बहता रहता है, चलता रहता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, पंत जी की कविता है, सुमित्रानंदन पंत की, जो कि एक छायावादी कवि थे। तो सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। कोई भी चित्र देख कर, जैसे अखबार में न्यूज आती है, भले ही आपने हेडिंग पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन कुछ दुर्घटनाग्रस्त कुछ पिक्चर दिखाई दी जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कोई कहीं पर कोई दुर्घटना हुई है। तो उसी से क्या है, आपके एक बार अगर हेडिंग भी पढ़ लिया आपने तो पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाती है। पूरा दृश्य भले ही आपके सामने नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा मन क्या है, वो कल्पना करने लग जाता है कि कैसे घटना घटित हुई होगी। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, बहुत मतलब अधिक बोधगम्य मतलब दृश्य बिंब में जो वो अधिक रुचिकर होते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज हमें अधिक प्रभावित करती है। ठीक है। तो बिंब समझ में आ गया। शब्द चित्र होते हैं जो हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष आ जाते हैं। अब आता है, अब इसकी एक ट्रिक भी बनाई थी हमने, कविता के उपकरण। कई बार होता है कि कविता के मान लो क्वेश्चन आ गया पेपर में, कविता के उपकरणों या तत्वों के बारे में बताइए। तो इसके 4 तत्व हैं। कई बार बच्चों को नहीं याद रहता है कौन कौन से तत्व हैं, तो इसकी छोटी सी एक ट्रिक भी बनाई थी हमने। शब्द का बिंब लिया, शब्द का बिंब, तो शब्द पहला उपकरण हो गया, बिंब दूसरा हो गया। ठीक है। शब्द का बिंब लिया, चित्र को छंद में ढाल दिया, तो चित्र हो गया, चित्र भाषा हो गया तीसरा, और छंद हो गया चौथा। समझ में आया? शब्द का बिंब लिया, चित्र को छंद में ढाल दिया। ठीक है। तो शब्द पहला, बिंब दूसरा, चित्र हो गया, चित्र भाषा, चित्र से चित्र भाषा तीसरा, और छंद हो गया चौथा। ठीक है। ये क्या है, कविता के उपकरण तत्व। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके चौथे तत्व की तरफ, छंद। छंद क्या होता है, जो आंतरिक लय होती है, ये कविता का अनिवार्य तत्व होता है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, वो मुक्त छंद लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए। तो मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह होना, अर्थ की लय का होना भी बहुत जरूरी है। कवि, जो कवि होता है, उसको भाषा के संगीत की, ताल की, लय की पहचान होनी बहुत जरूरी है। अब नागार्जुन की कविता पढ़ी होगी आपने, बादल को घिरते देखा है, में मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेष छंद नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उसमें क्या है, संगीत में लयात्मकता है, संगीत और लय है। जो गति होती है, लय मतलब क्या होता है, एक ही गति से वो गीत गाया जाए। ठीक है। जैसे इसी प्रकार क्या है, धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की कविता है मोचीराम।
में ऊपर से देखने में कोई छंद दिखाई नहीं देता, लेकिन अर्थ का अपना भीतर छंद मौजूद है। जैसे बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ठीक है। तो इस इनकी कविता थी ना मोची राम, तो वो एक मोची के बारे में इन्होंने बताया था कि वो जब किसी व्यक्ति को देखता है तो उसे वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता, बल्कि वो एक जोड़ी जूता दिखाई देता है जो उसके पैरों में होता है। ठीक है, क्योंकि उसका काम क्या था, पॉलिश करना। समझ आया? तो जिस व्यक्ति का जो काम होता है उसे वही दिखाई देता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कविता के उपकरण कौन कौन से होते हैं, कविता क्या होती है। ठीक है, और कविता में की विशेषताएं क्या होती है। कोई भी कविता है हमारे मन को, अब ये मोची राम जो कविता है या बादल को घिरते देखा है, ठीक है, या एक सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, उसको देख कर हम अपने आप ही मन में कल्पना करने लग जाते हैं जब भी उन कविताओं को पढ़ते हैं। किसी भी कविता को देख लेना आप उठाकर, उसे एक बार पढ़ना, तो उसकी मतलब आप खुद ही कल्पना करने लग जाओगे कि इसमें क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कविता के प्रमुख घटकों की तरफ। तो कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। कविता क्या है, भाषा में होती है, तो वो किसी भी भाषा में हो सकती है, अंग्रेजी में, हिंदी में या कोई और भाषा। इसलिए हमें भाषा, जिस भी भाषा में कविता लिखी जाती है उस भाषा का पूरा पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, भाषा शब्दों से बनती है। ये तो सही है, भाषा शब्दों से ही बनती है। शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, शब्दों से वाक्य बनता है। तो भाषा का प्रचलित और सहज होना, मतलब भाषा का सरल होना बहुत जरूरी है, या ऐसी भाषा जो प्रचलन में है। अब कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, किसी की तरफ संकेत करके कोई बात कही जाती है, तो इसमें संकेतों का भी इम्पोर्टेंस होता है। वाक्य गठन की प्रणाली को क्या कहते हैं, शैली कहते हैं। इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का कवि को ज्ञान होना चाहिए। कवि के लिए छंद के अनुशासन से भी गुजरना पड़ता है, तो छंद के बारे में भी उनको पता होना चाहिए, आंतरिक लय के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बिंब क्या होता है, उन जो भी कविता लिखने के जो भी उपकरण है उनका उनको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कवि को कम से कम शब्दों में, मतलब कवि ऐसा होना चाहिए जो कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह दे। ठीक है, कविता लिखने के लिए उसमें प्रतिभा का होना बहुत जरूरी है। तो ये कविता कैसे लिखें, कविता उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके जो दूसरा पार्ट है, नाटक लिखने का व्याकरण। ठीक है, तो नाटक क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा, नाटक की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत आता है। हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। अगर आ जाए कि दृश्य काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, नाटक दे दिया जाए ऑप्शन में, कहानी, कविता किसको दी गई है, तो नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। जब नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। जैसे दशहरा के टाइम पे ये रामलीला का मंचन किया जाता है, तो रामलीला के जो जैसे जैसे रामलीला घटित हुई थी, ठीक है, सारे दृश्य दिखाए जाते हैं, तो अब हमें पता चलता है कि क्या क्या हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण नोट क्या है, साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने और या सुनने तक की यात्रा करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने तक की यात्रा सामने आती है। ठीक है, नाटक को हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब नाटक के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, नाटक के महत्वपूर्ण अंग देखने से पहले हम एक ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक से हम इसके नाटक के महत्वपूर्ण अंगों को कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, तो ट्रिक है हमारी, नाटक का SSHKS
DPB, SSHKS तो नाटक का मतलब ये नाटक के महत्वपूर्ण अंग है। S से बना समय का बंधन, SH से बना शब्द, K से बना कथ्य या कथा, S से बना संवाद और D से बना द्वंद्व, P से बना पात्र और B से बना भाषा। ठीक है, तो क्या है ट्रिक, नाटक का SSHK, नाटक का SSHK, SDPB, SHKS, DPB या फिर इसे ऐसे नाटक का SSHKS DPB। तो कितने हैं ये? 7। SSHKS DPB। S से क्या बना? समय का बंधन, SH से बना शब्द, K से बना कथ्य या कथा, S से बना संवाद, D से द्वंद्व, P से पात्र और B से भाषा। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है समय का बंधन, S से क्या बना था? समय का बंधन। तो समय का बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करना होता है। ठीक है, तो नाटककार अपनी रचना को भूतकाल से या किसी लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, इन दोनों स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही दिखाना पड़ता है। मतलब नाटक की जो विषय वस्तु है वो भले ही भूतकाल अतीत से ली गई हो, इतिहास से संबंधित हो या फिर भविष्य काल के बारे में कुछ बताया गया हो, लेकिन नाटक को उसे दिखाना वर्तमान काल में है जो अभी चल रहा है। हमने काल के बारे में भी पढ़ा था, किसी को काल के बारे में जानना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकता है। ठीक है, वैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में सबको जानकारी होगी। तो समझ आया आपको? ये नाटक की जो विषय वस्तु है वो भले ही भूतकाल से ली गई हो या फिर भविष्य काल से ली गई हो, लेकिन उसे दिखाया जाएगा वर्तमान काल में ही। ठीक है, अब आता है नाटक के 3 अंक होते हैं, इसलिए इसे समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। नाटककार से अपेक्षा की जाती है कि हर अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। ठीक है, कितने अंक होते हैं नाटक में? 3 अंक होते हैं। अब हम चलते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। SH से क्या था? शब्द। तो नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। वैसे तो शब्द साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक है, पर कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व होता है। किस किस के लिए? कविता और नाटक के लिए। नाट्य शास्त्र में बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है, कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है नाटक का। शब्दों के माध्यम से ही किसी स्थिति, वातावरण और कथानक का वर्णन होता है। अगर शब्द ना हो तो फिर वो ये, जैसे एक वो आता है सीरियल आता है छोटा सा गुटरगू, तो बिना शब्दों के ये वो। ठीक है, तो शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है नाटक और कविता में। नाटककार के लिए जरूरी है कि वे अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। मतलब सांकेतिक क्या है? संकेत करके जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, किसी को इशारों के माध्यम से कोई बात बताते हैं, उसके शब्दों में दृश्य बनाने की भरपूर क्षमता होती है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, कथ्य। कथ्य क्या होता है? नाटक के लिए कथ्य जरूरी है। कथ्य मतलब उसकी कथा क्या है। इसमें पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म या संरचना के भीतर उसे परोना होता है, कि कहानी को किसी का रूप दे दिया जाता है। मतलब कहानी के रूप को एक फॉर्म या संरचना के भीतर उसे पहले पिरोया जाता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसे घटनाओं, कहने का मतलब क्या है, उसे घटनाओं, जो भी स्थितियाँ, सिचुएशन है, दृश्यों का चुनाव करके उन्हें किस क्रम में रखना है, कि पहले कौन सी घटना दिखाई जाएगी, फिर दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। इस प्रकार पहले उसे नाटक का भी पहले लेखन होता है, फिर उसे रंगमंच पर दिखाया जाता है।
उसका मंचन किया जाता है। ठीक है। अब चौथा है हमारा ऐसे से संवाद। के से क्या था? कथ्य। ऐसे से संवाद। नाटक का सबसे जरूरी और सबसे सशक्त माध्यम क्या है? संवाद। नाटक का काम संवादों के बिना नहीं चल सकता। संवाद क्या होते हैं? जो पात्र जब भी कोई नाटक का मंचन होता है, पात्र एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं वो क्या कहलाता है? संवाद। तो नाटक के संवाद संक्षिप्त, रोचक और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। एक सशक्त नाटक को और एक कमजोर नाटक से अलग करने वाली चीज क्या होती है? संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना। तो इसलिए संवाद क्या है? संवादों का होना बहुत नाटक में बहुत जरूरी है। संवादों के बिना नाटक की रचना संभव नहीं है। ठीक है। जैसे स्कंदगुप्त नाटक का यह संवाद अधि अधिकार सुख कितना मादक और सारीन, यह संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर करता है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा स्कंदगुप्त का नाटक, कार्नेलिया वाला जो चैप्टर था। अब आता है द्वंद्व, प्रतिरोध। नाटक स्वयं द्वंद्व क्या होता है? मतलब कि टकराव। जैसे सीरियल दिखाए जाते हैं ना नाटक, उनको भी नाटक ही बोला जाता है एक तरह से। सीरियल दिखाए जाते हैं जब तक वो पात्रों के बीच में कैरेक्टर्स के बीच में टकराव नहीं होता, क्योंकि ये टकराव है, द्वंद्व है, प्रतिरोध है, यही क्या है? नाटक को आगे बढ़ाते हैं। टकराहट नहीं होगी तो फिर वो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तो इसका होना भी बहुत जरूरी है। तो कहते भी है ना, जब घर में चार बर्तन रहेंगे तो वो आपस में टकराएंगे जरूर। तो उसी प्रकार नाटक में जब इतने सारे पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, तो उनमें टकराहट होना स्वाभाविक है। ठीक है। तो इसमें नकारात्मक लोग भी होते हैं, नकारात्मक पात्रों को भी समावेश किया जाता है, सकारात्मक पात्रों का भी, तभी तो टकराहट संभव है। ठीक है। जब भी कोई दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो उनके विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होना स्वाभाविक है। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। नाटक में क्या है? जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध, अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक सिद्ध होगा, वह उतना ही अच्छा नाटक बनेगा। अब आता है पी से पात्र या चरित्र। ठीक है। नाटक लिखते समय जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र, जो पात्र प्रस्तुत किए जाएं वो सपाट सतही ना हो, टाइप्ड ना हो। नाटक में चरित्रों का विकास इस तरह किया जाना चाहिए कि स्थितियों के अनुसार वे अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। तो वो क्या कहना चाहता है? जो कैरेक्टर है, संवादों के माध्यम से ही तो पता चलेगा कि उनके बीच में स्नेह की भावना है या टकराहट है, विरोध है, क्या है। तो पात्रों के जब दो पात्र होंगे, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तभी टकराहट होती है। दो व्यक्ति जो नेगेटिव नेगेटिव होते हैं तब टकराहट नहीं होती है, या पॉजिटिव पॉजिटिव सकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों के बीच में भी टकराहट नहीं होती है। तो इसलिए नाटक में क्या किया जाता है कि दो तरह के लोग लिए जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है। जैसे नायक, नायिका और खलनायक, विलेन होता है जो। विलेन के बिना जो भी नाटक है या फिल्म है वो अधूरी है। अब आती है इसकी भाषा क्या होती है। तो नाटक की भाषा की स्वाभाविकता से आशय उसकी सरलता से नहीं है। संवाद चाहे कितनी भी क्लिष्ट भाषा में, कठिन भाषा में लिखे गए हों, लेकिन स्थिति, सिचुएशन और परिवेश, परिवेश मतलब वातावरण, आसपास का पर्यावरण होता है जो, की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तब उनके दर्शक तक अपने विचार पहुंचाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो भाषा क्या है? भाषा मतलब ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए।
ठीक है। अब नाटक निष्कर्ष रूप में हम कैसे बता सकते हैं कि नाटक क्या चीज़ होती है, नाटक क्या है। तो नाटक एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में ही घटित होती है। उसकी जो कथानक है, जो कथ्य है, वो भले ही भूतकाल से लिया गया हो या भविष्य काल से लिया गया हो, लेकिन नाटक हमेशा वर्तमान काल में ही दिखाई जानी चाहिए, दिखाई जाती है। ठीक है। नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, और फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट पहले दिखाया जाएगा। ठीक है। नाटककार कथा को आपसी बहस से आगे बढ़ाता है, जब उनके बीच में, पात्रों के बीच में विचारों की टकराहट होती है। ठीक है। उससे क्या है, कहानी आगे बढ़ती है कि एक लोगों को क्या है, जिज्ञासा रहती है कि अब आगे इस सीरियल में क्या होगा। ठीक है। नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर ही होता है। ठीक है। हर कोई मतलब उस नाटक को स्वीकार नहीं कर पाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाटक क्या होती है, किस प्रकार उसका लेखन होता है, और इसकी जो ट्रिक बताई है आप एक बार देख लेना। कहानी और नाटक दोनों में हमने ट्रिक रखी है, ताकि बच्चों के अगर क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक के माध्यम से वो सारे जो पॉइंट हैं उन्हें याद रहें। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, और ट्रिक के माध्यम से इस इनके पॉइंट्स हैं जो उनको याद रखेंगी। ठीक है। तो इसे आप आगे भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, या फिर आप के साथ जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो उनको भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में। ये जितने भी को वो कराए गए हैं चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।